अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मेरा लेक्चर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, HSSC 1। आपको इससे पहले मैंने राइट्स के ऊपर लेक्चर दिया हुआ है। हमारा जो ये थर्ड लेक्चर है, इसमें आज हम काइंड्स ऑफ राइट्स पढ़ेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के जो राइट्स हमें होते हैं उसकी आज थोड़ा सी तफसील पढ़ लेंगे। आपको मैं दोबारा बताती चलूँ कि जिन बच्चियों ने पहले लेसन नहीं अभी तक लेक्चर देखे वो लेक्चर देख लें, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो मैं इसी वीक में जो भी हमारा नेक्स्ट वीक आएगा उसमें कोई असाइनमेंट दूंगी जो इन लेक्चर्स पे बेस करेगी। तो आप लोग लेक्चर सुने, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो मेरी हर आने वाली वीडियो को जो है वो देख सकें। अभी भी कल भी मैंने 2 बच्चियों को जो है अपने लिंक भेजे हैं। दैट मीन्स कि बच्चियों तक, हालांकि मैं कोऑर्डिनेटर को भी भेज रही हूँ, मैं बच्चियों को इंडिविजुअली जो ग्रुप्स हमने बनाए थे फर्स्ट ईयर के बने उनमें भी भेजती हूँ। उसके बावजूद बच्चियाँ जो हैं वो ये कहती हैं कि जी हमें लेक्चर नहीं, हमें कब सिविक्स की क्लास होगी आपको, जबकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्लास नहीं बल्कि वीडियोस आपको अपलोड कर रही हूँ रिकॉर्ड करके इसमें, क्योंकि ताकि आप उसको आराम से बैठ के सुन सकें। क्योंकि टीम्स के ऊपर या जूम के ऊपर में भी सम टाइम लाइट बिजली नहीं है, जब सम टाइम नेट का इशू आ रहा होता है तो आप नहीं उस तरह से उसको अवेल कर सकते। तो आपके साथ ज़्यादा बेहतर होता है कि आपके पास एक रिकॉर्डेड चीज़ मौजूद है, आप उसको सो मेनी टाइम सुन के आप उसको अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एज सुन एज पॉसिबल जैसे मेरा लेक्चर अपलोड होता है डेली टाइम के ऊपर तो उस वक्त आप उसको देख लें। अपनी किताब साथ रखें और उसको अच्छी तरह से वॉच करें, और आखिर में कमेंट भी दीजिए, क्वेश्चंस भी डालें, ताकि मुझे पता चले कि आपने लेक्चर सुन लिया और आपको अंडरस्टैंड हो गया, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछें। पेज नंबर 100 है आपका सरवर की किताब है जो आप क्लास में यूज़ करते हैं, कि सिविल राइट्स शहरी और माशरती हकूक़ क्या होते हैं। हकूक़ की अक़साम मैंने आपको बताई थी। अब हकूक़ की सिविल राइट्स में क्या होता है कि सिविल राइट्स आपके क्या होते हैं, कौन-कौन से सिविल राइट्स होते हैं। हक़ ज़िंदगी होता है कि हक़ ज़िंदगी को दीगर हकूक़ और फ़ौक़ियत हासिल है। फ़ौक़ियत का मतलब होता है बरतरी हासिल है, कि ज़िंदगी ज़िंदा रहने का हक़ सबसे बड़ा है, सबसे पहला है। मुतअद्दिद मुफ़क्किरीन ने इस हक़ की अहमियत को बयान करने के लिए कानून फ़ितरत का सहारा लिया है, और इसको रियासत पर भी को फ़ाइक करार देते थे। ज़माना कदीम में कसास के कानून के ज़रिए, कसास का मतलब होता है जान के बदले जान, अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो उसका बदला जान ही होगी। कम के ज़रिए माशरा हक़ ज़िंदगी का निफ़ाज़ करता था, यानी जब कवानीन नाफ़िज़ नहीं थे और पुराना दौर था तो उस वक़्त अगर कोई किसी को कत्ल कर देता था तो उसका क़िसास लिया जाता था कि जी जान के बदले जान जो है वो दी जाएगी। यानी ज़िंदा रहने के हक़ को किस तरह से वो महफ़ूज़ करते थे, ये सबसे पहला हक़ है। और लेकिन इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर कानूनी तरीक़ाकार मौजूद ना था, इसी वजह से क़सास किया जाता था, जिसकी वजह से खून का बदला लेने के लिए बाज़ औक़ात पुश्तों तक कबीलों की लड़ाइयाँ जारी रहती थीं। इसके बरअक्स आज फ़ी ज़माना ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा कानूनी तरीक़ाकार मौजूद है, और इस हक़ पर दस्तदराज़ी को काबिल सज़ा फ़ेल तस्वुर किया जाता है। अगर कोई किसी की जान को नुकसान पहुँचाएगा तो वो कानून उसको किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। ये आपका पहला हक़ है। हकूक़ इंसानी की अहमियत इतनी मुसल्लमा है, इतनी सच्ची है कि पाकिस्तानी इलाकों पर अमरीकी ड्रोन हमलों को आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार देकर पाकिस्तान ने इनके खिलाफ शदीद एहतजाज किए रखा। यानी ड्रोन अटैक्स जो हैं जिसमें शहरी जो है वो मारे जाते हैं, जो टारगेट्स करते हैं, टारगेट्स के साथ साथ शहरी भी मारे जाते हैं, मासूम शहरी मारे जाते हैं, तो ज़िंदगी के हक़ से उनको महरूम किया जाता है। तो इस हक़ को लेकर पाकिस्तान शदीद एहतजाज करता रहा है अमेरिका के खिलाफ और बाकी नेटो फोर्सेस के खिलाफ। दूसरा आपका शहरी हक़ ये है, जो सिविल सिविल राइट्स में आ जाता है वो शख़्सी तहफ़्फ़ुज़ की आज़ादी का हक़। ज़िंदगी का हक़ इस वक़्त तक बेमायनी होता है जब तक कि फ़र्द को अपनी सलाहियतों से इस्तिफ़ादा और मज़ाज के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हक़ हासिल ना हो। ग़ुलामी को आज के मुतमद्दिन माशरे में इसलिए ख़त्म कर दिया गया क्योंकि ग़ुलामों को इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हक़ हासिल ना था। हर शख़्स अपने मुल्क के अंदर जहाँ भी चाहे जा सकता है और कानून उसकी हर जगह हिफ़ाज़त करेगा। जबकि मुल्क के बाहर भी उसका अपना मुल्क उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दिलवाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका मुल्क जो है, आप क्योंकि आप उस मुल्क के शहरी हैं, तो आप न सिर्फ़ मुल्क के अंदर बल्कि जब मुल्क के बाहर होते हैं और अगर आपको कोई मसला दरपेश आ जाता है तो आप वहाँ अपनी जो असेंबली, आप जो हमारा सफ़ारत खाना होता है हमारा, जो हमारा हाई कमीशन होता है वो आपको सपोर्ट करता है, आपके मसाइल को हल करता है। तो दैट मीन्स कि आपकी ना सिर्फ़ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी आपकी हिफ़ाज़त और निगरानी की ज़िम्मेदारी मुल्क लेता है। नीज़ हर फ़र्द को पूरा हक़ हासिल होता है कि उसकी शख़्सी आज़ादी पर किसी किस्म का डर या ख़ौफ़ मुसल्लत ना हो। अगर एक शहरी को किसी दूसरे फ़र्द से अपनी जान को ख़तरा लाक़ हो, तो इस सिलसिले में वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकता है। हर फ़र्द को अपनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों से इस्तिफ़ादे का पूरा हक़ हासिल है। किसी शहरी को गैर कानूनी तौर पर क़ैदबंद में नहीं रखा जा सकता, और अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपको कानूनी चाराजोई आपके खिलाफ़ की जाएगी और आपको उस पे जवाबदेह होना पड़ेगा। फिर है इज़्ज़त और शोहरत का हक़ है।
प्रोफेसर हॉलैंड इज़्ज़त और शोहरत के हक़ की यूँ वज़ाहत करता है कि हर फ़र्द को इज़्ज़त और शोहरत हासिल करने का पूरा हक़ हासिल है। इसे ये भी हक़ हासिल है कि उसने जो बाइज़्ज़त मकाम माशरे में हासिल किया और जो ताज़ीम दूसरे लोग उसकी करते हैं, उससे किसी किस्म की तहरीर और तकरीर या तस्वीर या किसी भी और ज़रिए से गज़ंद नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करे। यानी अगर कोई फ़ेमस शख़्स हैं और अगर उन्होंने अपनी इज़्ज़त, अपनी ताज़ीम जो है वो लोगों के दिलों में बना ली है अपने अपने किसी अमाल की वजह से, अपने किसी अच्छे डीड्स की वजह से, तो कोई उनका मुखालिफ जो है वो उनके इस फ़ेम को, इस इज़्ज़त को, इस ताज़ीम को बेइज़्ज़ती में नहीं बदल सकता। और अगर वो ऐसा करेगा तो उसके ऊपर डेफेमेशन लॉ जो है वो आ जाता है और उसके ऊपर डेफेमेशन के तहत जो है वो केस फाइल हो सकता है और वो कानूनी चाराजोई के अंदर आ जाएगा। फिर आ जाता है जी मज़हबी अकायद की आज़ादी कि हर शख़्स को हक़ हासिल होता है कि वो जिस भी तरह का अक़ीदा जो है वो अपने रखना चाहे वो रखे और उसके ऊपर अपना ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है, अपने इबादतगाहों में जाना चाहता है, वो जा सकता है, उसको किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती, ये आपका बुनियादी हक़ है। फिर हक़ तालीम है कि आज के जमहूरी दौर और मुतमद्दिन माशरों में तालीम की अहमियत किसी वज़ाहत की मोहताज नहीं। जमहूरी रियासतों में हर शहरी से ये तवक्को की जाती है कि वो सियासी मामलात में दिलचस्पी ले और अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों को पूरा करे। जमहूरियत की कामयाबी आला शहरी और साफ और शहरियों के बेदार मगज़ी के साथ ही मरहून मिन्नत है, के साथ ही अटैच है। अगर लोग तालीम याफ्ता होंगे तो उनके अंदर शऊर होगा और उनके अंदर अपने मसाइल को समझने की ताकत होगी। अगर तालीम नहीं होगी तो वो किसी भी तरह से जमहूरियत को सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। फिर ख़ानदानी ज़िंदगी का हक़ है कि हर शख़्स को यह हक़ हासिल है कि वो शादी करे, अपनी फ़ैमिली बनाए, अपने ख़ानदान के जो दीगर मसाइल हैं उनको देखे और अपनी प्राइवेसी को का जो एक हक़ है वो उसको तस्लीम करे। तख़लिया जिसे हम कहते हैं, प्राइवेसी हर शख़्स का हक़ है और कोई भी दूसरे की प्राइवेसी में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए और ना ही वो कर सकता है क्योंकि उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सकती है। फिर इज़हार राय की आज़ादी आपका बुनियादी हक़ है, शहरी हक़ जिसमें सिविल राइट्स में कहते हैं। इज़हार राय का मतलब होता है एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियन, आपकी राय क्या है किसी भी मामले के ऊपर, किसी मुल्की मामले के ऊपर। किसी और जो है वो सोशल टॉपिक जो चल रहा है उसके ऊपर आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। आपको आपकी राय को का इज़हार करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका ये हक़ है कि आप उसके ऊपर अपनी राय दें और अपनी जो है वो अपनी ओपिनियन जो है वो कोट करवाएँ, अपनी ओपिनियन जो है वो जमा करवाएँ। आपने हुकूमत की पॉलिसियों को, की खूबियों को, खामियों को डिस्कस करना है, आपको ये राइट हासिल है कि आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई लॉ जो है वो उसके ऊपर आपका प्रिवेंट नहीं होता। किसी गवर्नमेंट जो है वो आपको जो है इसका कोई पेनलाइज़ करेगी, आपको कोई कानूनी चाराजोई करेगी कि आप उसके खिलाफ क्यों बोले या उसकी पॉलिसीज़ के खिलाफ क्यों बोले। फिर उसमें है कि अंजुमन साज़ी का हक़ है कि आप अगर कोई पार्टी बनाना चाहते हैं, कोई सकाफ़ती, कोई मुआशी बुनियादों पर या सियासी बुनियादों पर कोई बनाना चाहते हैं तो आप उसमें ऐसा कर सकते हैं, आपको कोई उसमें रोक नहीं सकता। फिर दीगर मराहत से तब इस्तिफ़ादे का हक़ होता है कि जदीद फ़लाही रियासत खुशहाल और मुतमद्दिन ज़िंदगी के क़याम की ख़ातिर माशरे में बेशुमार सहूलतें पहुँचाती रहती है। शहरियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमतें हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को नाफ़िज़ करती हैं। वबाओं की रोकथाम के लिए हिफाज़ती इक़दामात करना भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। चुनांचे आज की रियासतों में जगह-जगह अस्पताल और डिस्पेंसरियाँ कायम की गई हैं। तिब्बी और तालीम की सहूलतें बहम पहुँचाई जाती हैं। सड़कों और पुलों की तामीर, पब्लिक लाइब्रेरी और पब्लिक पार्कों का इंतज़ाम भी किया जाता है। हर शहरी को बिला इम्तियाज़ रंगो, नस्ल या मज़हब इन तमाम पहलुओं से, इन तमाम सहूलतों से बहरावर होने का हक़ हासिल होता है। ये आपके सिविल राइट्स हैं। सिविल राइट्स में दोबारा दोहरा देती हूँ, सिविल राइट्स में आपका हक़ ज़िंदगी, आपका शख़्सी तहफ़्फ़ुज़ का हक़, आपका इज़्ज़त और शोहरत का हक़, आपका मज़हबी अक़ीदा रखने का हक़, आपका ख़ानदान बनाने का हक़, इज़हार राय करने का हक़, अंजुमन साज़ी का हक़ है आपका और दीगर मराहत से इस्तिफ़ादा हासिल करने का हक़। ये आपके सिविल राइट्स हैं। फिर अब आ जाते हैं मुआशी हकूक़ के ऊपर। मुआशी हकूक़ में जो है वो हक़ मलकियत आ जाता है कि माँ सिवाय उन ममालिक के जहाँ सोशलिस्ट निज़ाम राइज है। अब सोशलिस्ट निज़ाम क्या होता है? सोशलिस्ट निज़ाम ऐसा होता है जहाँ पर तमाम ज़राए पैदावार और तमाम जायदाद, तमाम जो प्रॉपर्टी होती है वो हुकूमत की होती है। किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं होती। मसलन चाइना में भी ऐसा निज़ाम है, मसलन रूस में भी ऐसा निज़ाम है कि वहाँ आप अपनी ज़ाती जायदाद नहीं बना सकते। तो सब चीज़ जो है वो हुकूमत की होती है या मुल्क की होती है। तो लेकिन हमारे मुल्क में हर शख़्स को ये हक़ हासिल है कि निजी मल्कियत जो है क्योंकि एक बुनियादी हक़ तस्वुर किया जाता है कि अगर कोई अपने अपने मेहनत से पैसा इकट्ठा करके अगर कोई जायदाद बनाना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है।
वाज़ेह हो हक़ जायदाद में निजी तसर्रुफ़ की तमाम अशिया भी शामिल हैं। निजी तसर्रुफ़ का मतलब ये है कि ज़मीन आपकी जायदाद के साथ-साथ आपके इस्तेमाल में जो चीज़ें हैं, मसलन आपने गाड़ी रखी हुई है, आपने एक अच्छा घर रखा हुआ है, आपने इसके अलावा और कोई सहूलियात रखी हुई हैं, तो वो आप निजी तसर्रुफ़ कहते हैं हम इसको, कि जो चीज़ें आप ज़ाती तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको भी रखने का आपको हक़ हासिल होता है। हर फ़र्द को पूरी आज़ादी हासिल होती है कि अपनी जायदाद को बेच दे या मलकियत के हकूक़ किसी दूसरे फ़र्द को मुंतकिल कर दे। जायज़ ज़राए से अपनी जायदाद में वो जितना चाहे इज़ाफ़ा कर सकता है और इस सिलसिले में उसे कानून का पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। फिर आपको रोज़ी का हक़ है कि मुआशी हकूक़ में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको रोज़गार प्रोवाइड किया जाए और हुकूमत वक़्त ऐसे वसाइल पैदा करे, ऐसे मौक़े पैदा करे जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके मिल सकें। फिर हक़ मुआहदा है। मुआहदा करने का हक़ जायदाद के हक़ से ही मुतल्लिक है कि हर शहरी को दूसरे के साथ तिजारत करने या सनअत में शिरकत करने का हक़ है, कोई जायदाद बेचने, लेन-देन करने का हक़ है। तो ये चीज़ें जो हैं यानी हक़ मलकियत, हक़ रोज़ी का हक़ और हक़ मुआहदा, ये आपके मुआशी हकूक़ हैं। फिर आ जाते हैं सियासी हकूक़, पॉलिटिकल राइट्स आपके क्या होते हैं। जमहूरी रियासत में हुकूमत को माशरे का ही हिस्सा तस्वुर किया जाता है। अवाम एक जमहूरी हुकूमत की तश्कील करते हैं और हुकूमत अवाम को ही तमाम मामलात के लिए जवाबदेह होती है। हुकूमतों के रद्द-बदल में भी अवामी मर्ज़ी को दख़ल हासिल होता है। अवाम को हुकूमत की तमाम सरगर्मियों और पॉलिसियों पर तनकीद करने का हक़ हासिल होता है। चुनांचे एक जमहूरी तर्ज़ हुकूमत में हर शहरी को बगैर किसी किस्म के नस्ली, ग्रोही या मज़हबी इम्तियाज़ात के सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का हक़ हासिल होता है। अफ़राद को सियासी हकूक़ इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो अपनी सूझ-बूझ के मुताबिक मुल्की मामलात में हिस्सा ले सकें। इसमें सियासी हकूक़ में क्या शामिल होता है? वोट करने का हक़। आप सबसे पहला आपका हक़ वोट है कि आप 18 साल की एज रखते हैं और आप मुल्क में जब इलेक्शन होते हैं तो आप अपने पसंद के जिसको आप बेहतर समझते हैं, आपके ज़हन बेहतर समझते हैं, जिसमें आपकी समझ-बूझ के मुताबिक जो नुमाइंदा आप समझते हैं बेहतर होगा मुल्क के लिए, आपके इलाके के लिए, आपके इलाके के मसाइल के लिए, मुल्की मसाइल को हल करने के लिए, वो आप नुमाइंदा चुनेंगे अपने वोट के ज़रिए। वोट का हक़ है। फिर दूसरा ये है कि बतौर उम्मीदवार इंतखाबात में शिरकत, न सिर्फ़ आप वोट कास्ट कर सकते हैं बल्कि एज़ अ एमएनए, एमपीए इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं कि आप किसी ओहदे के लिए अपने आप को कम्पीट करवाना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। फिर सरकारी मुलाज़मतों का हक़ होता है। हर शहरी को यह हक़ हासिल होना चाहिए कि अगर वो किसी ओहदे के लिए लाज़मी शराइत पूरी करता हो, लाज़मी शराइत का मतलब ये है कि हर नौकरी की अपनी एक जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं कि जी ये रिक्वायरमेंट है इस जॉब की, तो अगर वो कोई भी इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो उसमें किसी और किस्म की कोई फ़र्क नहीं रखा जाता। सिर्फ़ उसमें जो शर्त होती है, जो आपकी कंडीशंस होती हैं, जो आपकी टर्मिनोलॉजी जो होती है, जो आपके टीओआरस जो होते हैं, वो पूरे करने ज़रूरी होते हैं कि अगर वो पूरा कोई कर रहा है तो वो फिर उसमें अप्लाई कर सकता है। फिर इंतखाबात का बाकायदगी से इनेकाद, हुकूमत में तब्दीली जमहूरी निज़ाम का बुनियादी असूल है। सियासी इख्तियारात पर किसी मखसूस तबके को मुस्तकिल तौर पर इजाज़तदारी हासिल नहीं होती। अवामी नुमाइंदों को बाकायदा वक़्फ़ों के बाद अवाम का एतमाद हासिल करना पड़ता है, जो सिर्फ़ बाकायदा इंतखाबात के ज़रिए ही मुमकिन है। लेकिन महज़ इंतखाबात का इनेकाद ही ज़िम्मेदार हुकूमत के क़याम की ज़मानत नहीं। अगर इंतखाबात आज़ादाना और गैर जानिबदाराना माहौल में ना कराए जाएँ, तो उनकी हैसियत महज़ एक ढोंग से ज़्यादा नहीं है। यानी जिस तरह से आप देखते हैं मुल्क में, आपके मुल्क में भी कभी इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली पिछले 2 हफ़्ते पहले जीबी में, गिलगित-बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे। पहली दफ़ा इलेक्शन वहाँ पे इंतखाबात हुए हैं, लोगों ने वहाँ पे हिस्सा लिया है। तो बहुत सारी मुखालिफ जमातें जो हैं, जो कि ये रूटीन है एक हमारी मुल्क में कि जब वो कोई पार्टी हार रही होती है तो वो धांधली का मन कर देती है, शोर मचा देती है कि धांधली हो गई है, और जो जीत रही होती है वो कहती है जी बहुत फेयर इलेक्शन हुए हैं। तो ये एक रूटीन, एक नेचुरल बात है। लेकिन ये कि इंतखाबात बहुत ही फेयर और शफ़ाफ़ाना अंदाज़ से होने चाहिए ताकि लोग अपनी राय का प्रॉपर आज़ादी से इज़हार कर सकें। और उसके बाद जो है, अगर ऐसा नहीं होता तो उसे आप एक ड्रामा ही समझें, एक ढोंग ही समझें कि जी खाली इलेक्शन मेरा आई वॉश था। फिर तनकीद करने का हक़ है कि हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के हक़ में, हुकूमत के खिलाफ कोई भी आप बात करना चाहते हैं, उसकी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आपको हक़ हासिल है कि आप वो कर सकते हैं। फिर सियासी जमात बंदी का हक़ है कि आप कोई सियासी जमात बनाना चाहते हैं, तो आप ये हक़ हासिल है कि आप ये सियासी जमात बना सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हर शहरी को हक़ हासिल होना चाहिए कि किसी भी सियासी जमात की रुकनियत भी आप हासिल कर सकते हैं। यानी आप किसी से पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी बन सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टी खुद भी बना सकते हैं। तो ये आपके सियासी हकूक़ हो जाते हैं। तो ये हैं जी काइंड्स ऑफ राइट्स, मसलन पहले सिविल राइट्स पढ़े, फिर हमने मुआशी हकूक़ पढ़े और उसके बाद फिर हमने पॉलिटिकल राइट्स पढ़े। तो ये आपका राइट्स का जो है वो चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है। फिर आ जाते हैं हकूक़ और फ़राइज़, और उसमें हकूक़ और फ़राइज़ तो आप इसमें बहुत ईज़ी है। आप इस्लाम में बुनियादी इंसानी हकूक़ कौन से शामिल हैं?
ان کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسلام میں بنیادی انسانی حقوق کا پیج نمبر 107. اسلام میں بنیادی انسانی حقوق، ویسے تو یہ بات آپ چیزیں اسلامیات میں پڑھتی چلی آ رہی ہیں، اس میں ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کو میں ڈسکس کروں، مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر آپ یہ لوگ یہ پڑھ لیجئے گا، اس میں اسلام کی طرف سے جو ملا ہوا ہے حقوق کا ڈھانچہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حق زندگی ہے، شخصی آزادی ہے، تحفظ ملکیت ہے، حق روزگار ہے، عورتوں کے حقوق ہے، یعنی وہی جو سول رائٹس ہم نے پڑھے ہیں پیچھے وہی آ رہے ہیں. خاندانی زندگی کا حق ہے، یعنی خاندان بنانے کا حق ہے، حصول تعلیم کا حق ہے، قانون کی حکمرانی، عزت و شہرت کا حق ہے، عقیدہ رکھنے کا حق ہے، سیاسی حقوق حاصل ہیں. اسلام میں بھی سیاسی حقوق دے رہے ہیں، غیر مسلموں کو بھی اسلام حقوق دے رہا ہے. تو یہ سارے حقوق وہ ہیں جو اسلام میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں، اور ابھی ہم پیچھے ڈسکس کر کے آ رہے ہیں، وہی تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ جو ہے، کیونکہ ہم وی آر اسلامک اسٹیٹ، تو ہم نے وہ تمام اسلامی قوانین جو اسلام ریکمینڈ کرتا ہے کہ حقوق لوگوں کے پاس ہونے چاہیے، وہ جو اقوام متحدہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس بنیادی انسانی حقوق ہونے چاہیے، وہ ہم نے اس کے اندر موجود ہے، ہم نے وہ پڑھ لی ہیں. آپ کو اس میں سے اگر اسلام میں بنیادی انسانی حقوق کا تصور الگ سے کویشچن آ سکتا ہے، اس کو آپ ذرا پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ اس کو اسلام میں بیسک ہیومن رائٹس ان اسلام، تاکہ آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکیں اگر پیپر میں آ جاتا ہے تو. ٹھیک ہے. ناؤ دا رائٹس کا جو چیپٹر تھا ہمارا وہ آلموسٹ اوور ہو گیا ہے، ہم نے مکمل کر لیا اس میں. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا، رائٹس ہم نے پڑھ لی ہیں، ڈیوٹیز آپ پڑھ لیجئے گا کیونکہ ڈیوٹیز جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں کہ جو ہم نے رائٹس کی ہیں، اگر ایک انسان کے رائٹ دوسرے کا فرض بن جاتا ہے. مثلا اگر آپ نے حق کی زندگی کی ہم بات کرتے ہیں، رائٹ ٹو لیو کی بات کرتے ہیں، رائٹ ٹو لیو کی بات کرتے ہیں، تو آپ کا حق ہے رائٹ ٹو لیو، تو دوسروں کا بھی حق ہے رائٹ ٹو لیو. آپ کا حق ہے رائٹ ٹو لیو، تو دوسرے کا فرض ہے کہ وہ آپ کی زندگی کی حفاظت کریں. اسی طرح سے آپ کا فرض بنتا ہے دوسرے کی زندگی کی حفاظت کریں. تو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جہاں آپ رائٹس بنتے ہیں وہاں پر آپ کی ڈیوٹیز بھی بنتی ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کی جائیداد پہ کوئی قبضہ نہ کرے، تو سملرلی آپ کا بھی حق ہے کہ آپ کسی کی جائیداد پہ قبضہ نہ کریں. تو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آر سیم فیچرز آف ون کوائن ہے، ایک سائڈ کے ایک سکے کے دو رخ ہیں. آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، اور اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں. وی ول موو آن ود نیکسٹ لیکچر. ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر ہوگا ہمارا، اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. نیکسٹ ڈے میں تو آپ کا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا چیپٹر جو ہے آلموسٹ اوور ہو گیا ہے. اسلام میں بنیادی انسانی حقوق کا تصور، اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے گا، اس میں بھی کوئی نئی چیز آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.